क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? मैंने एक सपना देखा था कुछ करने का, कुछ बनने का और उसके लिए इतने साल मेहनत करने के बावजूद मुझे सक्सेस नहीं मिली। मैं एक फेलियर हूँ और एक फेलियर कभी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। एक फेलियर बहुत कुछ कर सकता है। ये सब कहने की बात है। एक फेलियर पूरी दुनिया में फेमस 75,000 एम्प्लॉइज़ को रोज़गार देकर $150 बिलियन की कंपनी खड़ा कर सकता है। पोर्टलैंड ओरेगन यूनिवर्सिटी में जर्नलिज्म की पढ़ाई करने वाला ये लड़का जिसके आंखों में एक एथलीट बनने का सपना था। इसका जन्म 24 फरवरी 1938 को हुआ था। पढ़ाई के साथ वो अपने यूनिवर्सिटी में ट्रैक रन भी करता था, जहां उसकी मुलाकात बिल बोवरमन से हुई, जो कि उसके कोच थे और साथ ही एथलीट्स के शूज को लेकर बहुत ही पैशनेट थे। वो अक्सर शूज पे एक्सपेरिमेंट करके उसे मॉडिफाई करते, एथलीट्स की परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए। और वाकई उनके मॉडिफाई किए हुए शूज से एथलीट्स बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते थे। एमबीए कंप्लीट करने के बाद अब फिल नाइट अपना पूरा टाइम रनिंग को देने लगे, अपने पैशन को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन बहुत ही जल्द उन्हें यह एहसास होने लगा कि वो रनिंग में अच्छे तो हैं, लेकिन परफेक्ट नहीं हैं। वो एक चैंपियन और प्रोफेशनल एथलीट बनने के लायक नहीं है। उस दिन उन्होंने बहुत ही उदास मन से अपनी हार को एक्सेप्ट किया और यही उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। वो खुद तो एथलीट नहीं बन सके, लेकिन वो हमेशा इससे जुड़े रहना चाहते थे। तभी उनके दिमाग में अपने एक प्रोजेक्ट के बारे में ख्याल आया, जो कि उन्होंने अपने एमबीए के दौरान प्रिपेयर किया था। उस प्रोजेक्ट का टाइटल था Can Japanese sports shoes do to German shoes what Japanese cameras did to German cameras? इस प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने जापानीज शूज पे बहुत रिसर्च किया था, जो कि बहुत ही हाई क्वालिटी स्पोर्ट्स शूज मैन्युफैक्चर करते थे। और उनका ये प्रेडिक्शन था कि फ्यूचर में जापानीज शूज जर्मन शूज को रिप्लेस कर देंगी। अपने इसी प्रोजेक्ट के बेसिस पे वो जापान चले गए ओनित्सुका कंपनी में अपना बिजनेस प्रपोजल लेकर। वो ओनित्सुका के टाइगर शूज को यूएस में सेल करना चाहते थे, जो कि हाई क्वालिटी स्पोर्ट्स शूज था। फिल नाइट बहुत ही नर्वस थे। उन्होंने कभी किसी के साथ मीटिंग नहीं की थी और आज वो इतने बड़े कंपनी में थे। मीटिंग की शुरुआत में ही कंपनी के एग्जीक्यूटिव ने फिल से उनकी कंपनी का नाम पूछा, जो कि थी नहीं। पर सडनली उनके दिमाग में रेस में जीती हुई ब्लू रिबन की इमेज आई और उन्होंने कंपनी का नाम ब्लू रिबन बताया। उन्होंने कहा कि वो ब्लू रिबन कंपनी का प्रपोजल लेकर आए हैं। मीटिंग शुरू हुई और फिल ने अपना कॉलेज प्रोजेक्ट प्रेजेंट किया और सभी को उनका आइडिया बहुत ही अच्छा लगा और उनकी डील फाइनल हो गई। फिल नाइट ने एट टाइम पेमेंट करके 12 पेयर्स शूज का ऑर्डर दिया। एज अ सैंपल और वापस यूएस आकर शूज के डिलीवर होने का इंतजार करने लगे। पर देखते ही देखते कई महीने बीत गए, पर टाइगर शूज अभी तक डिलीवर नहीं हुआ था। अपना खर्च निकालने के लिए उन्होंने एक अकाउंटेंट की जॉब शुरू कर दी। ओनित्सुका से मीटिंग के अब पूरे 1 साल हो चुके थे, पर शूज का कोई नामो निशान नहीं था। फिल ने अब उम्मीद छोड़ दी थी। पर तभी फिल को कस्टम से नोटिस आया कि जापान से 12 पेयर्स टाइगर शूज की डिलीवरी हुई है। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। बिना टाइम वेस्ट किए वो फटाफट सारे बॉक्सेस को अनबॉक्स करके शूज को देखने लगे और सबसे पहले उसे वो अपने कोच बिल बोवरमन को दिखाने ले गए और अपना बिजनेस आइडिया भी बताया। बोवरमन को शूज इतने पसंद आए कि उन्होंने बिजनेस में 50% का पार्टनर बनने का ऑफर दिया। फिल बहुत खुश थे, उन्हें इसकी उम्मीद भी नहीं थी। अब फिल और बोवरमन ब्लू रिबन कंपनी के 50-50 पार्टनर थे। फिल ने उसी दिन ओनित्सुका को एक लेटर लिखा और वेस्टर्न यूएसए के एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स मांगी और 300 शूज का अपना पहला ऑर्डर प्लेस किया, 1000 टोटल कॉस्ट के साथ। इस बार शूज बहुत ही जल्द डिलीवर हो गए और फिल को वेस्टर्न यूएस की एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स भी मिल गए। शूज को रखने के लिए उनके पास कोई जगह नहीं थी, तो उन्होंने अपने पेरेंट्स के बेसमेंट में शूज को रखा। सब कुछ ठीक था, पर सबसे बड़ा टास्क था इन शूज को बेचना। कई शूज स्टोर से कांटेक्ट करने के बाद भी किसी ने इस शूज को बेचने के लिए हाँ नहीं कहा और खुद का स्टोर बनाने के लिए फिल के पास पैसे नहीं थे। तब फिल नाइट ने अपनी कार को ही अपना स्टोर बनाया।
वो कार की डिक्की में शूज को रखकर हर वो जगह जाते जहां एथलीट कंपटीशन होता। रेस के बाद वो एथलीट्स और कोचेस को अपने शूज की स्पेशलिटी बताते और उन्हें खरीदने के लिए कन्विंस करते। फिल नाइट खुद भी एक एथलीट थे, तो वो एथलीट्स की प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझते हुए वो शूज को रिप्रेजेंट करते। उन्हें बताते कि टाइगर के शूज एथलीट्स के लिए बेस्ट शूज हैं। कस्टमर्स के इतने अच्छे रिस्पॉन्स आए जिसने खुद फिल को भी चौंका दिया था। सिर्फ 2 महीने में टाइगर के पूरे 300 शूज बिक गए थे। फिल वाज सो हैप्पी एंड सरप्राइज्ड। फर्स्ट शिपमेंट के बिकने के बाद अब फिल ने पूरे 900 शूज का ऑर्डर दिया, सीधा ट्रिपल। पर प्रॉब्लम यह थी कि शूज को बेचकर फिल की कमाई सिर्फ $2000 हुई थी और शूज का टोटल कॉस्ट $3000 था। तब फिल नाइट ने पहली बार अपने बिजनेस के लिए बैंक से $1000 का लोन लिया। फिल अपने बिजनेस से बहुत खुश थे। फाइनली वो अपने इस करियर से सेटिस्फाइड थे। पर तभी फिल की लाइफ में एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक आता है। फिल के पास एक लेटर आता है जो कि एक रेसलिंग कोच का था, जो ये कह रहा था कि रिसेंटली वो जापान गया था और ओनित्सुका से मीटिंग के बाद उसे पूरे यूएस की एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स मिल गई हैं। उसने फिल को सीधा अपना बिजनेस बंद करने को कहा। फिल के बिजनेस को अभी सिर्फ 2 महीने हुए थे और उसे बिजनेस बंद करने की धमकी दी जा रही थी। फिल ने इस बारे में ओनित्सुका को लेटर लिखा, पर सैडली कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तब फिल ने यह डिसीजन लिया कि वो खुद जापान जाएगा और सामने से ये बात क्लियर करेगा। फिल जापान गया और कंपनी से क्लैरिफिकेशन मांगते हुए उन्हें सारी बात बताई कि कैसे उनके साथ धोखा हुआ है, और इसी के साथ अपना स्ट्रॉन्ग फ्यूचर प्लान भी बताया। अगले दिन फिल की मीटिंग सीधा कंपनी के ओनर किहाचिरो ओनित्सुका से हुई। फिल की बातें सुनकर मिस्टर ओनित्सुका को उस पर ट्रस्ट हो गया। उन्होंने कहा कि फिल का पैशन उन्हें उनकी यंग डेज की याद दिलाता है। मिस्टर ओनित्सुका ने दोबारा फिल को वेस्ट यूएस की एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स दे दी। फिल वाज हैप्पी बट नॉट फॉर लॉन्गर। बिजनेस के पहले साल में ब्लू रिबन ने $8000 की सेल की थी और फिल बिजनेस को दूसरे सिटी में एक्सपेंड करना चाहता था, जिसके लिए उसने एक सेल्समैन को हायर किया, जेफ जॉनसन। यह भी फिल की तरह ही एक एथलीट था जो कि अपने काम को लेकर बहुत ही पैशनेट था। इसीलिए बिजनेस की अगले साल की प्रॉफिट एस्टिमेशन सीधा डबल थी। $16000 की सेल्स होने वाली थी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। फिल अपने बिजनेस को बहुत ही जल्द ग्रो करना चाहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने एक बड़ी गलती की। वो शूज के एक शिपमेंट के सेल होने के बाद अगला ऑर्डर सीधा डबल या ट्रिपल देते थे, जिसके लिए वो बैंक से तो लोन लेते ही, पर साथ ही वो बिजनेस की सारी प्रॉफिट भी यूज कर लेते थे, जिस वजह से बिजनेस पर हजारों डॉलर का लोन था और कैश फ्लो बिल्कुल जीरो। ये सब देखते हुए अब बैंक्स ने भी लोन के लिए मना कर दिया था। बिजनेस को चलाने के लिए फिल के पास अब बिल्कुल पैसे नहीं थे। तब मजबूरी में फिल ने दोबारा से अकाउंटेंट की जॉब शुरू कर दी। फिल अपनी पूरी सैलरी बिजनेस में इन्वेस्ट करते और वहीं दूसरी तरफ बिल बॉवरमन टाइगर के शूज पे रिसर्च करके उसे अमेरिकन्स के लिए और भी बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे थे। उन्होंने ये रियलाइज किया कि अमेरिकन्स की बॉडी जापानीज से डिफरेंट होती है, तो उसके शूज भी डिफरेंट होने चाहिए। उन्होंने टाइगर के शूज को टीयर करके उस पर एक्सपेरिमेंट किया और टाइगर के ही अलग अलग शूज के बेस्ट पार्ट को मिलाकर अमेरिकन्स के लिए एक अल्टीमेट स्पोर्ट्स शू बनाया, जिसका नाम था कोर्टेज, जो कि अमेरिकन्स के लिए एक परफेक्ट शू था। ओनित्सुका को अपने शूज की डिजाइन भेजी और ओनित्सुका ने कोर्टेज की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की। फाइनली कोर्टेज अब अमेरिका में आने के लिए तैयार था। अमेरिका में आती ही शूज सुपर सक्सेसफुल हुआ। फिल की मैनेजमेंट और बॉवरमन के शू डिजाइन की वजह से टाइगर शूज का की नंबर 1 शू ब्रांड बन चुका था। ब्लू रिबन ने 1.3 मिलियन तक की सेल्स टच कर ली थी और बिजनेस लगातार बढ़ रहा था, हर साल डबल हो रहा था। और इसी के साथ फिल ने अकाउंटेंट की जॉब छोड़ दी और अपना पूरा फोकस बिजनेस पर दे दिया। सब कुछ एकदम सही चल रहा था, पर तभी जापान से एक बहुत बुरी खबर आती है।
रिबन की नॉन स्टॉपेबल सक्सेस को देखकर ओनित्सुका के मन में लालच आ गया था। वो टाइगर शूज से होने वाली प्रॉफिट पूरी तरह से खुद रखना चाहते थे। उन्होंने फिल को धमकी दी, या तो वो ब्लू रिबन का 51% स्टेक ओनित्सुका को दे दे, या फिर वो फिल से टाइगर एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स छीन लेंगे। ये फिल के साथ एक बड़ा धोखा था। फिल ने कभी ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। फिर क्या हुआ? तब फिल ने एक गेम चेंजिंग डिसीजन लिया। उसने अपनी टीम के साथ मीटिंग फिक्स की और कहा, दिस इज द राइट टाइम टू ग्लो इन द मार्केट। अब हम दूसरे ब्रांड के शूज नहीं बेचेंगे। नाउ वी आर एबल टू लॉन्च आवर ओन ब्रांड। इसी के साथ उसने ओनित्सुका के हमेशा के लिए पार्टनरशिप को एंड कर दिया और अपनी खुद की शूज बनाने का फैसला किया। उन्होंने एक ग्राफिक डिजाइन स्टूडेंट को हायर किया कंपनी के लोगो डिजाइन के लिए। उसने बहुत से लोगो डिजाइन किए, जिसमें से कंपनी ने एक लोगो सिलेक्ट किया, और कंपनी का नाम उन्होंने एक ग्रीक की विक्ट्री गॉडेस के नाम पे रखा, जिसका नाम मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। फिल ने शूज की डिजाइन एक थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को भेजी और शूज बनने लगे। एंड फाइनली 30 मई 1971 को फिल नाइट की खुद की शू ब्रांड मार्केट में लॉन्च हुई। पर यह सब इतना आसान नहीं था। मार्केट पे प्यूमा, एडिडास और अब टाइगर का भी कब्जा था, जो कि एक नई ब्रांड को डुबोने के लिए काफी थे। तब फिल ने अपने खजाने से ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी निकाली जो उस समय पर कोई भी यूज नहीं कर रहा था, ये फेमस ब्रांड्स भी नहीं। फिल ने नोटिस किया कि रनर्स उसी ब्रांड के शूज ज्यादा पहनना पसंद करते थे, जो कि वर्ल्ड के बेस्ट एथलीट्स पहनते थे। फिल ने उस वक्त के बेस्ट रनर स्टीव प्रीफॉन्टेन के साथ एनुअली $5,000 में डील की अपने शूज को प्रमोट करने के लिए। इसी के साथ ये दुनिया की पहली ब्रांड्स में से एक बन गई जिसने एथलीट ब्रांड एंडोर्समेंट को एज अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज किया था। फिल की दूसरी स्ट्रेटेजी थी स्ट्रेटेजिकली सेलेक्ट करना। कंपनी में ज्यादातर वैसे लोगों को हायर किया जाता था जो कि या तो खुद एथलीट्स थे या फिर उसके लिए काफी ज्यादा पैशनेट थे, जिस वजह से कस्टमर्स जो कि ज्यादातर एथलीट्स होते थे उनसे अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते थे, उनकी प्रॉब्लम्स और नीड को अच्छे से समझते थे, जिससे प्रोडक्ट डिजाइन, सेल्स और आफ्टर सेल सर्विस की क्वालिटी बढ़ जाती थी। इसके अलावा फिल ने अपना एक्सपीरियंस, ओल्ड कस्टमर बेस और बिल बॉवरमन के यूनिक शू डिजाइन की हेल्प से अपने ब्रांड को ग्रो किया, और 1980 तक इसकी ये कंपनी 2700 एम्प्लॉयज की टीम बन चुकी थी, $270 मिलियन की सेल्स टच कर चुकी थी, और साथ ही एडिडास को पीछे छोड़ते हुए यूएसए की नंबर 1 एथलीट शू कंपनी बन गई थी। फिल अपनी इस सक्सेस से बहुत खुश थे, पर कुछ ही टाइम में इनकी ये खुशी छिन गई। मार्केट में एक नई कंपनी की एंट्री हुई जिसने फिल की कंपनी की वीकनेस को टारगेट करते हुए मार्केट में एंटर किया और फिल की कंपनी की सक्सेस को बुरी तरह से तोड़ दिया। रीबॉक। फिल का फोकस हमेशा से एक हाई परफॉर्मेंस एथलीट शूज बनाने पे था। लुक्स और स्टाइल पे कभी ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन 1980s में कस्टमर्स की डिमांड में बड़ा चेंज आया। फैशन ट्रेंड्स और एथलीट शूज के टेस्ट में मेजर चेंज आया, जिससे लोगों को अब सिर्फ हाई परफॉर्मेंस शूज नहीं बल्कि परफॉर्मेंस के साथ लुक्स भी चाहिए था। और रीबॉक ने एग्जैक्टली कस्टमर्स को यही दिया। कस्टमर्स अब धीरे धीरे रीबॉक पे शिफ्ट होने लगे और फिल की कंपनी के साथ उनका कनेक्शन टूटता गया। कंपनी को पहली बार इतना बड़ा लॉस हुआ, यहां तक कि कई एम्प्लॉयज की लेफ भी करनी पड़ी। 1986 में रीबॉक फिल की कंपनी को बीट करते हुए यूएसए की सबसे बड़ी एथलीट शू कंपनी बन गया। फिल को अपनी पोजीशन वापस पाने के लिए जल्द ही कुछ करना था,
तो एक बार फिर फिल ने अपना मैजिकल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज किया और इस बार फिल ने चुना एक अमेजिंग बास्केटबॉल प्लेयर को। माइकल जॉर्डन एक अमेजिंग प्लेयर थे और फ्यूचर बास्केटबॉल किंग बनने के लायक थे। इसीलिए फिल ने माइकल जॉर्डन को एज अ ब्रांड एम्बेसडर साइन किया और उनके नाम पर एयर जॉर्डन, दुनिया की पहली हाई परफॉर्मेंस और स्टाइलिश स्नीकर्स लॉन्च किए। उस टाइम पे स्नीकर्स बहुत ही बोरिंग हुआ करते थे, जिसे एयर जॉर्डन के वाइब्रेंट कलर्स और स्टाइलिश लुक ने रिप्लेस कर दिया। और लॉन्च के पहले साल ही एयर जॉर्डन की पूरी $100 मिलियन की सेल हुई और रीबॉक को ओवरटेक करते हुए फिल ने अपनी पोजीशन वापस पा ली थी। उसकी कंपनी एक बार फिर यूएसए की नंबर 1 शू ब्रांड बन गई। उसके बाद फिल को कभी कोई बीट नहीं कर सका। वो नॉन स्टॉप ग्रो करता गया और 90s में उसने अपनी कंपनी को ग्लोबली एक्सपैंड किया और यूएसए के साथ साथ पूरी दुनिया का लार्जेस्ट एथलीट शू ब्रांड बन गया। शूज के अलावा बाकी स्पोर्ट्स वियर में भी एंट्री ली और आज के टाइम पर यह $150 बिलियन की कंपनी है। लगभग 15 लाख करोड़